सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ब्रिटिश जो है ये अपने एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि कैसे जो हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में इंग्लिश लोग आए थे, ब्रिटिश लोग आए थे, ठीक है, और यहाँ उत्पाद मचाया था। तो वैसे ही ब्रिटिश लोग बाहर में भी उत्पाद मचाते थे, ठीक है। तो ये कैसे आए ये हम लोग देखेंगे। ब्रिटेन कैसे एग्जिस्ट किया ये देखेंगे, कैसे बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो यही सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ऐसा ब्रिटिश नेशन नाम का कंट्री नहीं था, ठीक है। कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था 18th सेंचुरी से पहले। 18th सेंचुरी कहने का मतलब है कि 1700 से लेकर 1800 से पहले, ये जो पीरियड है हमारा, इससे पहले, ठीक है, कोई भी हमारा ब्रिटिश नेशन नहीं था। यानी कि 1700 से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन हमारा नहीं था। तो अब कैसे आया एग्जिस्टेंस में, तो ये देखिए, 18th सेंचुरी का कहने का मतलब है हमारा 1700। हमारे इंडिया में ब्रिटिश आया 1600 में, ठीक है, ट्रेडर के तौर पर। तो यहाँ से जो भी वो ट्रेड करता था वो अपने कंट्री में पहुँचाता था, यानी कि इंग्लैंड में, ठीक है। जैसा कि आपको याद होगा कि इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्वीन एलिज़ाबेथ, ठीक है, क्वीन एलिज़ाबेथ वन, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर एक्ट दिया था, है ना, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग ट्रेड कर सकते थे। तो वो लोग हमारे इंडिया में आए थे। हमारे इंडिया में जब वो लोग आए तो उन्होंने जम के लूटपाट मचाया। जम के लूटपाट मचाने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो भी यहाँ से उनकी कमाई हुई वो सारी अर्निंग यहाँ की उन्होंने भेज दी, कहाँ, अपने इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गई तो इंग्लिश लोग जो थे वो इंग्लिश लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए, और भी काफ़ी जगह से उनकी अर्निंग हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया से हुई। तो वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए। तो वो जो आइलैंड था तो उस पर डोमिनेंस इंग्लिश लोग का ज़्यादा हो गया, ब्रिटिश लोग का ज़्यादा हो गया डोमिनेंस, ठीक है। तो ब्रिटिश आइलैंड हो गया वो। और क्या था कि 18th सेंचुरी से पहले और बाद में भी, ऐसा नहीं है कि बाद में हट गए, लेकिन पहले क्या था कि सब लोग मिलजुल कर रहते थे। कोई भी ज़्यादा डोमिनेंस नहीं था। इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, सब ये लोग मिलजुल कर रहते थे। ऐसा नहीं था कि कोई सुपीरियर, कोई कम था। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद जब ये लोग वेल्थ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए ब्रिटिश लोग, तब उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे सारे जितने बाकी अदर नेशंस थे लैंड के, उन सब पर अपना इन्फ्लुएंस बनाना, अपना ज़ोर डालना, अपना पकड़ बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने शुरू कर दिया। तो क्या था कि एक और पावरफुल नेशन था जो कि स्कॉटलैंड। तो जब क्या था, लेकिन स्कॉटलैंड से काफ़ी ज़्यादा पैसे में, पावर में, इम्पोर्टेंस में, सब में इंग्लैंड आगे निकल गया था। तो अब इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करने लगा, जुल्म करने लगा, काफ़ी इस पर ज़ोर डालने लगा कि तुम भी मेरे में मिल जाओ, जो मैंने ब्रिटिश नेशन बनाया तुम उसमें आकर मिल जाओ। लेकिन स्कॉटलैंड मान नहीं रहा था। तो काफ़ी कुछ होने के बाद फाइनली एक्ट ऑफ यूनियन आया 1707 में, जिसके मुताबिक जो स्कॉटलैंड था उसको इस इंग्लैंड की बात माननी पड़ी, और ना चाहते हुए भी स्कॉटलैंड को हमारा जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है उसका हिस्सा बनना पड़ा। जब स्कॉटलैंड, पहले ब्रिटिश था नाम, ठीक है, पहले ब्रिटिश था सिर्फ। जब स्कॉटलैंड मर्ज हो गया इंग्लैंड में, तब फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि अब जो इंग्लैंड था वो कम्प्लीटली अपना फोर्स लीगल तौर पर स्कॉटलैंड पर डाल सकता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट ऑफ यूनियन। उसके बाद क्या हुआ कि जो स्कॉटिश हाईलैंड्स लोग थे, यानी कि पहाड़ी पर रहने वाले, जो लोग पहाड़ी पर रहते उनको हाईलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्कॉटलैंड के जो पहाड़ी पर रहने वाले लोग थे, वहाँ क्या था कि कैथोलिक क्लैंस रहते थे। कैथोलिक क्लैंस कहने का मतलब है कि जो कैथोलिक के जो संत लोग होते हैं, संत पुजारी लोग, ठीक है, वंश जो कैथोलिक जो होते हैं उनके जो वंश होते हैं, ठीक है, उनके पूरे जो वंशज थे, जो स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाकों में रहते थे, उन पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करने लगा ये इंग्लैंड वाला लोग। कई बार जब उन्होंने कोशिश की कि हम लोग इनसे आज़ाद हो जाएं, जब उन्होंने आवाज़ उठाया अपने इंडिपेंडेंस के लिए जब आवाज़ उठाया कैथोलिक क्लैंस ने, कैथोलिक वंशज ने, ठीक है, कैथोलिक वंशज ने, तब क्या किया,
इंग्लैंड वालों ने उनको मार पीट कर दबा कुचल दिया, ठीक है, दबा दिया कुचल दिया मार पीट कर। तो ये हाल रहा हमारा स्कॉटलैंड वालों का। उसके बाद सेम केस देखा गया आयरलैंड वालों में भी। आयरलैंड वाले में क्या किया गया कि इसमें क्या था कि आयरलैंड डिवाइडेड था कैथोलिक में और प्रोटेस्टेंट्स में। तो इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया, चूँकि देखो इंग्लैंड वाले थे कैथोलिक से काफ़ी ज़्यादा जलते थे, ठीक है, कैथोलिक से काफ़ी ज़्यादा जलते थे। तभी तो इन लोग को जो स्कॉटिश हाईलैंड्स में जो पहाड़ी इलाकों में रहते थे कैथोलिक वंशज लोग, तो उन लोग को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते थे, तंग करते थे। तो ये लोग काफ़ी जलते थे कैथोलिक वालों से। तो इन्होंने क्या किया कि आयरलैंड में जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे तो प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। कैथोलिक्स रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश वर सप्रेस्ड। तो इन्होंने क्या किया इंग्लैंड ने कि मदद किया प्रोटेस्टेंट्स को कि आप इस पर अपना कब्ज़ा जमा लीजिए, आप इस पर हावी हो जाइए, ठीक है। तो इसको अगेंस्ट में विरोध किया कैथोलिक्स ने प्रोटेस्टेंट्स के, लेकिन क्या हुआ कि अनसक्सेसफुल रह गया, यानी कि कैथोलिक यहाँ भी हार गए, प्रोटेस्टेंट्स यहाँ जीत गए, यानी कि इंग्लिश की यहाँ डोमिनेंस हो गई। तो ना चाहते हुए भी आयरलैंड को भी 1801 में यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बनना पड़ा। तो जब आयरलैंड भी मिल गया, स्कॉटलैंड भी मिल गया इस ब्रिटिश के अंदर, ठीक है, तो फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, जिसका हेड हमारा था इंग्लैंड। सारा जो भी वेल्थ पावर सब था वो इंग्लैंड के पास था। इंग्लैंड हमारा हो गया वहाँ का क्राउन, ठीक है। तो ये थी स्टोरी पूरी ब्रिटेन की, कैसे ब्रिटेन बना, कैसे इंग्लिश लोग पावरफुल हुए, कैसे इनको नेशन मिला, सब चीज़ कैसे ग्रेट ब्रिटेन बना। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये लोग पावर में आ गए तो इन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए अपने न्यू ब्रिटेन के लिए। जैसे इन्होंने फ्लैग को यूनियन जैक बनाया, यूनियन जैक का फ्लैग बनाया। उसके बाद इनका नेशनल एंथम बना गॉड सेव आवर नोबल किंग। और इनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको हर जगह इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। बाकी जितनी भी लैंग्वेज थी, जो लोग इसमें शामिल हुए थे ब्रिटेन में, उन सब लैंग्वेज को दबा कर इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। तो ये कहानी थी हमारी ब्रिटेन की, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में, यही हमको पढ़ना था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपने जो नेशनलिज़म है उसको विजुअलाइज़ करते हैं, कैसे हम लोग अपने नेशनलिज़म को विजुअलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ओक लीव्स से विजुअलाइज़ किया जाता है, जिसमें फ़ीमेल लिबर्टी भी आती है। फीमेल फिगर से भी हम लोग यूज़ करते थे, हम लोग नहीं, मतलब अभी एज अ हम लोग मान रहे हैं हम लोग कि हम लोग वहाँ के रिवॉल्यूशनरी हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो एज अ फीमेल फिगर वगैरह यूज़ किया जाता था। जैसे फ्रांस में किया गया था क्रिश्चियन मैरिनी को, फिर जर्मेनिया को जर्मन में किया गया था। तो ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।